अल्लाह ना करे आप पे ये वक्त आए, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। फुल टॉस ही नहीं फिर नजर आती, फिर कुछ और नजर आता। जनरल फैज जो थे वो, उनके पास पूरे मुल्क का कंट्रोल था, सियासत का, अदालत का, सहाफत का। जो जनरल फैज मुझे कह रहे थे वो हुकूमत ने की, तो उसका मतलब है हुकूमत ट्रैप में आई है। उस वक्त केस मेरा इस्तेमाल करके काम अपना करवाया। मैंने कहा जी भाई मैं नहीं, वो एक पेज पे नहीं थे। हम्म। ये मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि एक पेज पे होने की कोशिश कर रहे हैं। ताकत के नशे में इंसान जब होता है तो फिर वो कमजोरों की नहीं सुनता। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार फिल वक्त बहुत ज्यादा है और ये कम होना चाहिए। हमारी खबर रोजाना बाउंस होती है, हम अगले दिन उसी ढीठ बन के, टाई लगा के, कोट पहन के फिर आगे बैठ जाते हैं और पक्का मुंह बना के नई र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सहावी तजकार अफसार आलम सद मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार साहब, डिस्कस हो रहे हैं आप आजकल फिर से बहुत ज्यादा फैजाबाद धरना केस था एक। जरा बताइएगा नाजरीन को, ये फैजाबाद धरना केस है क्या बेसिकली? आई होप आई एम बीइंग डिस्कस फॉर गुड रीजंस, नॉट बैड। तो जो इल्जामात मुझ पे लगाए जाते रहे पिछले 8-9 साल में, तो अब मैंने पहली दफा लोगों को सच बताया है इतना सब्र करके। तो उम्मीद है कि अब लोग इस चीज को समझेंगे, मुझे समझेंगे। जी। और फैजाबाद धरना केस ये है कि फैजाबाद में टीएलपी ने 2017 में, नवंबर 2017 में एक धरना दिया था, जिससे पिंडी इस्लामाबाद में लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, रुक गई थी। उस पे काजी फायद ईसा साहब, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जज थे, उन्होंने एक सौ मोटो नोटिस लिया था और उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया था कि इसमें जो सरकारी अहलकार मुलविस हैं उनके साथ सरकार के तमाम इदारे एक्शन लें। और टीएल और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप इस पार्टी की फंडिंग के बारे में तहकीकात करें। और पैमरा को हुक्म दिया था कि आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर सके और आप चैनल 92 जो लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहा था, फिरकावारियत को फरोग दे रहा था और नफरत फैला रहा था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और डॉन और जियो न्यूज को जो केबल से हटा दिया गया था, उस पर पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब ये फैसला आया, जब जब धरना हुआ तो मैं चेयरमैन पैमरा था, लेकिन जब ये फैसला आया तो मैं चेयरमैन पैमरा नहीं था। इसलिए मैं तो जाहिर है कोई रिव्यू भी फाइल नहीं कर सकता था किसी भी कैपेसिटी में। तो लेकिन मुझे इस बात से तकलीफ थी, अफसोस था कि मैंने तो ये दोनों काम किए थे जिसके बारे में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि नहीं हुए। तो अब उस रिव्यू पिटिशन को 4 साल बाद जब सुनने के लिए लगाया गया, उसकी रिव्यू पिटिशन फाइल की तमाम जितने भी सियासी जमातें थी, एजाजुल हक, शेख रशीद, MQM, PTI, इलेक्शन कमीशन, पैमरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सब ने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी। उस रिव्यू पिटिशन की हेयरिंग शुरू हुई पिछले महीने। तो उसमें मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जिससे मेरी आवाज अदालत तक पहुंची। और मैंने उसमें कहा कि हम तो ये सब काम कर चुके थे जब तक मैं पैमरा चेयरमैन था। मैं 18 दिसंबर 2017 तक पैमरा चेयरमैन था। तो उसके बाद अगर कुछ हुआ तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन ये फैसले में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो हम्म। उस पे मैं जब हेयरिंग वाले दिन अदालत में था तो चीफ जस्टिस साहब ने मेरा नाम लिए बगैर कहा कि लोग मीडिया पे बैठकर बातें बहुत करते हैं लेकिन अगर किसी को हकायक मालूम है जो हमारे पास नहीं है, तो उनमें इतनी अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो लिख कर हमें अपने ये हकायक बताएं। हम्म। तो ये मेरे लिए एक एक बॉल मिल आप गई समझ, आपको, फुल टॉस मिल गई। नहीं नहीं, फुल टॉस नहीं थी, ये चैलेंज था मेरे लिए। क्योंकि नहीं, ये मुश्किल काम है ना कि आप इन राइटिंग दें और बयान हल्फी दें, फिर उस पर कायम रहना, फिर उसको परसू करना, ये बड़ा मुश्किल काम है जमाल साहब। आप कभी, अल्लाह ना करे आप पे ये वक्त आए, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। फुल टॉस ही नहीं फिर नजर आती, फिर कुछ और नजर आता है। लेकिन खैर मैंने वो कर दिया। तो उस पे फिर मुझे उन्होंने, अभी जो हेयरिंग हुई है 3 दिन पहले, उस पे उन्होंने, मैं वहाँ था और उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग की। मेरे जो मैंने हकायक बयान किए हैं, जो मैंने बताया कि किस तरह पैमरा ने अपना काम किया और अब बहुत अच्छे तरीके से किया। क्योंकि हम पे इल्ज़ाम ये था, मुझ पे ये इल्ज़ाम था कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो हैं, ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो है पैमरा की, वो पूरी नहीं कर सका। मतलब जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं की पैमरा ने। तो वो हमने साबित किया। उस पे उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मौकफ सराहा गया हम्म। और माना गया। और फिर एक एक हुकूमत को एक रास्ता दिया है अदालत ने कि अगर आप कमीशन बना दें इस पे, तो
मजीद हकायक सामने आ सकते हैं। देखते हैं 15 दिन बाद है उसकी हियरिंग, हुकूमत क्या जवाब देती है। सर कुछ ये भी चीजें थी कि फैज हमीद साहब भी डिस्कस हो रहे थे, बस कि उन्होंने प्रेशर किया कि इसको खोलो उसको बंद करो, जबकि कुछ सहाफी ये भी कह रहे थे कि शाहिद हकान अब्बासी साहब जो है वो पीएम थे उस वक्त, और उनका एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था जिसकी बिना पर सारे चैनल्स बंद हो गए थे, उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। नहीं, मैं उसमें मेरी जो मैंने बयान हल्फी दिया है उसमें ये जिक्र मैंने तो किया है। अब हम्म। मीडिया ने नहीं किया तो मीडिया बताए ना कि मीडिया क्यों नहीं कर रहा। मैंने तो साफ लिखा है कि उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को मैंने खुद कहा फोन पे। जी। मैंने कहा कि जी आप ये इन राइटिंग ये जारी करेंगे कैबिनेट की मंजूरी के साथ, ये सेक्शन 5 के तहत इंस्ट्रक्शन, तो ही कैमरा बंद कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो जी। मैंने तो बयान हल्फी में ये दिया, ये मीडिया को चाहिए। और जनरल फैज इसलिए डिस्कस हो रहे थे कि उस वक्त जनरल फैज जो थे वो उनके पास पूरे मुल्क का कंट्रोल था, सियासत का, अदालत का, सहाफत का। तो वो बहुत कुछ कर रहे थे, और मुझे जो डायरेक्टली जो कह रहे थे वो तो मुसलसल जनरल फैज ही कह रहे थे ना। उसमें जब मैंने इनकार किया तो मरीम औरंगजेब साहिबा ने मुझे कहा फिर। तो मैंने उन्हें भी ये कहा, मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर को आपने एतमाद में लिया है इस बात पे जो आप मुझे कह रही हैं?" तो उन्होंने कहा, मैं वहीं पे साथ ही हूँ प्राइम मिनिस्टर के।" तो उन्होंने मेरी बात करवा दी फोन पे। उन्होंने भी कहा कि नहीं ये बंद करने हैं। मैंने कहा जी फिर ठीक है, राइटिंग आप दें हमें। तो अगर हुकूमत से जनरल फैज ने कहा, यहाँ देखिए मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं इस पे हल्फिया बयान नहीं दे सकता, लेकिन लगता ये है कि अगर हुकूमत ने, जनरल फैज ने हुकूमत को अप्रोच किया और वही बात जो जनरल फैज मुझे कह रहे थे वही हुकूमत ने की, तो उसका मतलब है हुकूमत ट्रैप में आई है उस वक्त। क्योंकि मकसद ये था कि हुकूमत को किसी तरह से कमजोर किया जाए, हुकूमत की रिट को कमजोर किया जाए और हुकूमत को बदनाम किया जाए। ज़ाहिर है मीडिया ब्लैकआउट होगा जब एकदम से पूरे मुल्क में अफवाहें जन्म लेंगी, कारोबार बैठ गए, स्टॉक मार्केट बैठ गई, डॉलर का रेट बढ़ गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो गई कि वहां तो मीडिया ब्लैकआउट हो गया है, पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है, जी। खाना जंगी शुरू हो गई है, मार्शल लॉ लग गया है। तो ये मुल्क के खिलाफ गई बात, और हुकूमत की रिट मजीद कमजोर हुई, हुकूमत की साख मजीद खराब हुई। तो ये सारा हुकूमत को पहले सोचना चाहिए था ना कि ये इसके नताइज ये हैं। अगर आपसे कोई करवा भी रहा है, मैं इसीलिए एडजस्ट कर रहा था, मुझे पता था ये बात मैं अगर करूंगा तो मेरे खिलाफ जाएगी ना, क्योंकि फेस तो मैं हूं। सामने और आ। यही चाहते थे कि फेस मेरा इस्तेमाल करके काम अपना करवाए। मैंने कहा जी भाई मैं नहीं ये कर पर सर वो बस तज्जिया आपका ले रहा हूँ, ये हकाइक और ये जो फैक्ट्स हैं उससे चेंज भी हो सकता है। अभी आपने जिस तरह का हुकूमत ट्रैप में आ गई थी उनके, तो ये भी हो सकता है लगता है। 2017 में शाहिद हकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, या फिर जो सारी नून लीग की गवर्नमेंट थी वो और जनरल फैज एक पेज पर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हुकूमत जो है ना, गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत मुश्किल काम है, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। राइट। मैं ये ट्रैप का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूं कि बेशक बेशक वो एक पेज पे नहीं थे। हम्म। ये मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि एक पेज पे होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ये। तो उसमें ये काम कर दिया, लेकिन फिर भी हुकूमत का विजन जो है, हुकूमत की जो विजडम है, वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, हर हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब भी सिविलियन को फैसला करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने हैं। वो क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस और उनका बोझ कौन उठाएगा। मैंने ये सोचा तो मैंने इनकार किया, तो वो ऊपर से आ गए। तो ये ऊपर से जिन जो आए हैं उनको ये सोचना उनका फर्ज। और मैंने बताया भी, उस वक्त तो मैंने बताया भी कि इसके नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हमने ये हमारा हमें हमें ज्यादा बड़ी पिक्चर नजर आ रही है तुमसे, तो हम जो कह रहे हैं वो करें। तो फिर मैं क्या कर सकता था, मेरे सर पास आपने इख्तियार, आपने कहते कानून के मुताबिक इख्तियार ही नहीं है पैमरा के पास। उस सेक्शन 5 की इंस्ट्रक्शन के तहत पैमरा के पास कोई इख्तियार नहीं है नो कहने का। जाहिर, और जब एग्जेक्टिव ऑर्डर आ गए तो सब बंद करना पड़ेगा, आपने 8 साल भुगते भी हैं। सर उस सब टाइम में जनरल फैज डीजीसी थे, राइट? जी, डीजीसी थे। और जनरल जो बाजवा साहब है हमारे साबिक आर्मी, उनका फिर क्या किरदार था? उनकी मर्जी से, और देखें दो पॉसिबिलिटी हैं, या उनकी मर्जी के बगैर हुआ है हो या उनकी सकता मर्जी के साथ हुआ है। ठीक है। और जो हमारे मुल्क में आर्म्ड फोर्सेस का जो डिसिप्लिन है, मेरा तजर्बा, मेरी अकल कहती है कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ना हुआ है। तो ये इसको प्रोव करना, इसके बारे में जायजा लेना, ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए, या अदालत हुक्म दे सकती है। मैं तो ज़ाहिर एक आम शहरी हूँ इस वक्त, बेरोजगार।
तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? आजकल बेरोजगार नहीं है मैं जो बोल सकता हूँ वो मैंने बोल दिया है। सर। अगेन तज्जिया आपका चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जनरल बाजवा साहब के कहने पर ही शायद हकान अब्बासी साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, फिर चैनल सारे बंद हो गए? देखिए, ये मैं र्यूमर मॉन्गरिंग करूंगा तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरा तज्जिया केस बता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और मैंने एक हल्फिया बयान दिया हुआ। मैंने आपको अंदाजे दोनों बता दिए हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि, और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, दीजिए। या है इत्तेफाक तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि एक शख्स मुझे एक बात कह रहा है और वो 5 7 10 मिनट बाद दूसरा शख्स मुझे वो बात कह रहा है और फिर तीसरा शख्स ये बात कह रहा है। तो हसीन इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। एक इदारे से है, एक फिर आपकी मिनिस्ट्री और फिर एक पीएम जो भी है, राइट? जी जी। सर वैसे पेमरा किसके अंडर होता है, पीएम साहब के? नहीं, पैमरा आजाद इदारा है। यही यही तो झगड़ा है, और झगड़ा यही है कि पैमरा एक आजाद इदारा है और उसको आजादी के साथ काम करना चाहिए। यही मैंने कोशिश की। ना फेडरल गवर्नमेंट की कोई आईनी गैर कानूनी बात मानी, ना जनरल फैज की कोई गैर कानूनी बात मानी, ना टीवी चैनल्स की कोई गैर कानूनी बात मानी। और इसी का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं पैमरा को आइन कानून और जमीर के मुताबिक आजादाना तौर पर चलाना चाह रहा था। मैं एक सिविलियन इदारे को स्टैब्लिश करना चाह रहा था, और यही मेरा कसूर बन गया। सर मौजूदा पेमरा का क्या किरदार आप देख रहे हैं? और कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, जाहिर है अदालतों में फैमिलीज जाती हैं कि हमारे बंदे नहीं है, भले जिस भी पार्टी से ताल्लुक है, खासकर मिसिंग पर्संस भी हैं जो बलूचिस्तान का सारा मामला है। मगर उसके बाद हम ये देखते हैं कोई सामने आ गया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर सब साइड पर हो जाता है। मतलब अभी भी यही लग रहा है कि मीडिया यूज हो रहा है। देखिए, इसमें पैमरा कुछ नहीं कर सकता। पैमरा किसी को कोई कोई खास टॉपिक पे प्रोग्राम करने का भी नहीं कह सकता, हम्म, किसी खास टॉपिक पे प्रोग्राम ना करने का भी नहीं कह सकता, अनलेस जो कोड ऑफ कंडक्ट है हम्म। उसमें कोई चीजें हैं। जैसे हेट स्पीच पे अगर कोई टीवी चैनल प्रोग्राम कर रहा है या वायलेंस तशद्दुद पे उकसा रहा है, उसको तो पैमरा मना कर सकता है। लेकिन पैमरा किसी को ये नहीं कह सकता कि आप सियासत पे प्रोग्राम करें, आप इन्वायरमेंट पे प्रोग्राम करें, आप इस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाएं। वो बंदा अगर हेट स्पीच फैला रहा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है, फिर मना कर सकते हैं। तो ये टीवी चैनल्स की अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना। टीवी चैनल्स कोई लोकल बसें तो हैं नहीं कि जिसका दिल किया टिकट दे के चढ़ गया और उतर गया। मतलब ये इदारे हैं, इन लोगों को चाहिए कि थोड़ी स्पाइन दिखाएं और अपनी आजादाना पॉलिसी बनाएं। एक हर सवाल चीज नहीं एक, डाली जा सकती। एक सवाल ले लीजिए कि पेमरा इस चीज को भी नहीं रोक सकता कि एक शख्स जो कि मफरूर है, इश्तिहारी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ थानों में उसके जो है वारंट्स हैं, मगर फिर वो रुपोश भी है, फिर वो सामने आता है कि अगवा भी हो गया, और फिर शाम को 8 बजे वो टीवी पर आकर बैठकर सारी बातें करके शाम को घर भी चला जाता है। देखिए, इसमें दो राय हैं, बहुत अरसे से हैं हम्म, कि जो जर्नलिज्म है इट्स अबाउट न्यूज। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। उसामा बिन लादेन है और था उसामा बिन लादेन थे, एमन जवाहिरी थे। वो दोनों पूरी दुनिया में के मफरूर थे और पूरी दुनिया के डिक्लेयर्ड दहशतगर्द थे। अभी आप टीटीपी देख लें, दहशतगर्द तंजीम हमारे कानून में उसको करार दिया गया है, लेकिन सबके बयानात चलते रहे। जी। जर्नलिस्ट उनके इंटरव्यूज भी खुफिया तरीके से जाके करते थे, और वो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे चले। इसी तरह टीटीपी अपने क्लेम करती है हमने ये वारदात की है, हमने वो किया है, उसको टीवी चैनल चलाते हैं, अखबारात छापते हैं। तो ये न्यूज जो है ना, न्यूज़मैन जो है या न्यूज़पेपर जो है या टीवी चैनल जो है, ये मैसेंजर्स हैं। यू डोंट किल द मैसेंजर्स फॉर ब्रिंगिंग आउट अ न्यूज। बट इस पे दो राय हैं, और बाज जगहों पे अदालत ने हुक्म दिया है तो फिर टीवी चैनल्स ने किसी एब्सकॉन्डर को या उसको दिखाने से मना किया, जिसकी एग्जांपल सबसे पहले वो हैं अल्ताफ हुसैन। उस पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब ने एक फैसला दिया था कि उनको टीवी चैनल पर दिखाया नहीं जा सकता। पैमरा ने नहीं ये फैसला किया था, ये हाई कोर्ट का फैसला था जो पैमरा ने इम्प्लीमेंट किया। फिर उसके बाद इसी तरह इसहाक डार पे एक दफा पैमरा ने इसी फैसले की आड़ लेके पाबंदी लगा दी थी, फिर नवाज शरीफ पे हुई। तो इस तरह तो है, लेकिन अदरवाइज पैमरा खुद किसी को, अनलेस के उस बंदे ने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी की हो और बार बार की हो, उसे मुस्तकिल बैन नहीं कर सकता। अगेन बहुत सारे नामों की लिस्ट सामने आई, उसमें फरूख हबीब का नाम भी शामिल था। कहा गया कि इनकी खबरें भी नहीं, बीपर भी नहीं, कुछ भी नहीं चला सकते। और फिर हमने देखा कुछ रोज बाद
उस नोटिफिकेशन के बाद ही फरूख हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सब चैनल्स लाइव दिखा रहे थे। ये नोटिफिकेशन किसका, पैमरा का आया था? गालिबन अदालत ने मना किया था। हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना, अदालत ने मना किया है, तो अगर वो फिर आए हैं, अपीयर हुए हैं टीवी पे, टीवी चैनल ने दिखाया, तो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है ना, तो अदालत को इस पे चाहिए कि वो नोटिस ले, पैमरा तो कुछ नहीं कर सकता। सर मुख्तलिफ इंटरव्यूज हम करते हैं, एंकर्स भी हमारे साथ अपना वक्त वो देते हैं, तज्जाकार भी होते हैं। कहा यह जाता है जी हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते जी? कहते हैं बस कोई बंदा नहीं, वो हवा एक चली, उन्होंने बताया नहीं लेना। अब आजकल नवाज शरीफ साहब एंड आमिर फारूक साहब जो मोअज़्ज़िज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पर तनकीद गालिबन कहा जा रहा है जी नहीं करनी। और फिर साथ ही अब हमने देखा काशी ओबासी ने क्रिकेट डिस्कस की और फिर अब वो छुट्टियों पर चले गए हैं। इत्तला दिया जी प्रेशर है, प्रेशर है। इस प्रेशर को टैकल कैसे किया जा सकता है? और फिर इस प्रेशर को मतलब ये प्रेशर कैसे कब खत्म होगा? ये ऐसा है कि आज नवाज शरीफ, इमरान खान, परसों जरदारी साहब कोई और होंगे, ये चीज चलती रहेगी? देखिए, प्रेशर को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हिम्मत और हौसला होना चाहिए। जब यही काम आप लोग से मुराद नॉट जमाल और सराब और सियासत .com.pk, आपसे मुराद है मीडिया वाले, जब यही काम दूसरों कुछ और लोगों के खिलाफ कर रहे थे, उस वक्त वो कितनी डेडलाइंस क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जा रहा था। और इसलिए नहीं कहा जा रहा था कि उनको एक इलीगल सपोर्ट थी, इलीगल बैकअप था उनका। तो उन्हें हम समझाते रहे, कहते रहे, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कि भाई ऐसे ना करें, ये रेड लाइंस क्रॉस ना करें, आपने मिसाल कायम कर दी है तो कल को दूसरे भी इस मिसाल को फॉलो करेंगे। लेकिन नहीं सुनेंगे हमारी। ताकत के नशे में इंसान जब होता है तो फिर वो कमजोरों की नहीं सुनता। तो एक तो ये गलती हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात बहुत अच्छी की है कि क्या ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। देखिए, इसको रोकने रोकने की सबसे जो बेहतरीन तरीका है, सबसे वो ये है कि हम मीडिया वाले खुद जिम्मेदार हो जाएं। देखिए, हमारे मीडिया के पास ताकत है, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन ताकत के साथ जो है वो जिम्मेदारी भी होती है। ये नहीं खाली आप ताकत एंजॉय करें, जिम्मेदारी एंजॉय ना करें। पूरी दुनिया में मीडिया पे कुछ पाबंदियां हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अनब्राइडल्ड नहीं है, अनब्राइडल्ड होनी भी नहीं चाहिए, वरना सोसाइटी में केओस हो जाएगा, जैसे पिछली दफा हुआ और अब भी शायद हो रहा हो। कि मेरे दौर में पैमरा में जो केसेस कुछ टीवी चैनल पे हुए जिसमें हम कार्रवाई कर रहे थे, और हमारी कार्रवाई मैक्सिमम क्या होती, 10 लाख रुपए जुर्माना थी उस वक्त। 10 लाख रुपए को जुर्माना है मैक्सिमम। कभी 1 लाख कर दिया, किसी को 2 लाख कर दिया। उसके खिलाफ पैमरा, मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे खिलाफ झूठ फैलाया गया, मेरे खिलाफ केसेस किए गए कि जी ये देखिए क्या कर रहा है। और अदालतों ने रिलीफ दिया उन टीवी चैनल को, पाकिस्तानी अदालतों ने, उन खिलाफ वर्जियों पे जिन पे इंग्लैंड में जब वो केसेस चले, उन्हीं प्रोग्राम्स पे, उन्हीं अल्फाज पे, तो इंग्लैंड में ना सिर्फ वो टीवी चैनल बंद हो गए, उनको उसके अलावा जुर्माने हुए, फिर उसके अलावा हत्या के इज्जत के दावों में इतना ज्यादा पैसा देना पड़ा कि वो बैंकरप्ट हो गए। लेकिन आपने कभी पाकिस्तान में एहतजाज सुना है इंग्लैंड के उस इदारे के खिलाफ, ऑफकॉम के खिलाफ? या आपने यहाँ ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने जाके इन जर्नलिस्टों को एहतजाज करते देखा है? लेकिन पैमरा क्योंकि देसी इदारा था, अपना इदारा है, पाकिस्तानी है, इसलिए तो इसको गाली निकालो, इसके ऊपर चढ़ाई कर दो, इस पे इल्जाम लगाओ झूठे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो रवायात हमने गंदी सेट कर दी है ना, कि देसी है तो रगड़ दो, वलैती है तो लेट जाओ, ये चीज हमारे खिलाफ गई है। या तो फिर आप ऑफकॉम और बरतानिया के खिलाफ भी इसी तरह गालियां निकालें, मुजाहरे करें, आपको लग पता जाएगा वहां बरतानिया के कवानीन कितने सख्त हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जो आपका सवाल है, हमारी जिम्मेदारी भी बहुत है। हमें प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अहम काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था इलेक्शंस के हवाले से, जो रिमार्क्स वहां सामने आए, मीडिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वहां पर हुई, एंकर्स के हवाले से हुई। अब इलेक्शंस के हवाले से अब जो नेक्स्ट गेस्ट है उसको अगर खदशा है कि मतलब नहीं हो सकते, हमें तो पूरा यकीन है कि हो जाएंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, तो फिर उसका क्या किया जाए सर? देखिए, जर्नलिज्म तो ये कहती है कि आप काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। हमें जो प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे जर्नलिज्म में, और जो हमने प्रैक्टिस भी किया, आप काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते, आप र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं कर सकते जर्नलिज्म में। वैसे आप जो मर्जी अपने तबसरे अपनी पर्सनल वॉल पे लिखते रहें, व्हेन यू आर अ टीवी चैनल एंड यू आर लाइसेंस टीवी चैनल, और आप बैठ के वहां पे अगर र्यूमर मॉन्गरिंग करेंगे, तो ये पैमरा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। आप यही काम उन्हें कहें ना, यही काम इंग्लैंड में भी करें, जर्मनी में करें,
र्यूमर मॉन्गरिंग करें कि जी हमें लगता है ऐसे, और ये मैं मुसलसल पिछले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप उठा के टीवी चैनल का देख लें, कितनी इनके तज्जिए गलत साबित हुए हैं, इतने बड़े बड़े तज्जिया निगार बने फिरते हैं। वो हर किस्म का पॉसिबिलिटी, मतलब उन्हें 4 दिन प्रोग्राम करना है ना, चारों दिन वो एक एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है कि इंतखाबात होंगे, अगले दिन कहेंगे मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे, तीसरे दिन कहेंगे मुझे लगता है कि अगर ये काम हो गया तो इंतखाबात हो जाएंगे, चौथे दिन कहेंगे मुझे लगता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, अब चारों में से एक चीज ठीक हो जाती है 6 महीने बाद, जी। उस चीज को निकाल के वो उसका प्रोमो बनाएंगे और कहें देखिए हमने तो तब ये बता दिया था आपको कि ये तो मैं तो इतना बड़ा तजिया निगार हूं। ये मुनासिब नहीं है ना यार। आपने 4 किस्म की अफवाहें फैला दी हैं, चारों में से एक तो ठीक होनी है। हम्म। तो और यही शेख रशीद टाइप पॉलिटिशियंस करते रहे हैं, उन्हीं से जर्नलिस्टों ने सीख लिया है। और फिर जब शेख रशीद बच्चों को, मासूम बच्चों को जेलों भिजवा के मार दो, जला दो, आग लगा दो, गिरा दो, उनको, वो बेचारे बच्चे जेलों में, उनके खानदान अदालतों में रुल रहे हैं, और शेख रशीद साहब अब आके कैमरे के सामने कह रहे हैं ये लानती किरदार हैं जिन्होंने 9 मई किया है। तो यार बंदा पूछे तेरी 75-78 साल उम्र हो गई है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि तू इन बच्चों को गुमराह कर रहा है? उनको बताओ कि भाई कानून के तहत बगैर तशद्दुद के अपने लिए जदोजहद करो, पुरअमन और पुरसुकून तरीके से अपनी जदोजहद करो, अमन के रास्ते पे चल के जदोजहद करो। ये क्या हुआ? आप उनको भिजवा के अब खुद फार्म हाउस पे बैठे आप सिगार पी रहे हैं, वो बच्चे जेलों में हैं, उनके माँ बापों, उनके मुस्तकबिल तबाह हो गए। तो ये चीजें आपको और हमें ये दिखानी चाहिए कौम को कि ये जो सियासतदान आपको तशद्दुद पे उकसाता है, कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, ये मुनासिब नहीं है। हमारा अपना मुल्क है, कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है ना। और और फिर ऐसे बदलते हैं, ऐसे ऐसे बदलते हैं। जो और कितने नाम है, मैं शेख रशीद का एक नाम लिया, आप सदाकत अब्बासी देख लें, आप उस्मान डार का लहजा देख लें, आप फर्रुख हबीब का लहजा देख लें, किस तरीके से उन्होंने, कम से कम लहजा तो लगता तो सही ना कि यार आप अफसुर्दा हैं या शर्मिंदा हैं, इतने गंदे बिल्कुल गंदे ये था अल्फाज। कि यही वजह है कि ये इन्होंने बातें की, केसेस खत्म हो गए। यही तो ये इनके फॉलोअर्स को देखना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट करके, किन लोगों के कहने पे आपने अपने ही मुल्क पे हमला कर दिया, केसेस, कानून तोड़ दिया। ये फिर केसेस पे भी सवाल उठता है ना कि केस क्या था भाई, सिर्फ आके बताना है जी ये गलत हो गया, हमें मजम्मत करता हूँ, बात खत्म। अगर जुर्म किया नहीं, तो फिर सजा दी जाए। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, उसूली तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो, अगर वो नहीं होता, देखिए मैंने जिंदगी से क्या सीखा अपने मुल्क में, हम्म। मैंने जिंदगी से ये सीखा है कि अगर जो आप बात करें वो ठीक है, वो शायद हो शायद ना हो, लेकिन मुझे भी तो सीखना है ना। मुझे भी सीखना, मैंने क्या सीखा, अवाम को क्या सीखना चाहिए? अवाम को ये सीखना चाहिए कि किसी भी तशद्दुद पर उकसाने वाले, कानून तोड़ने वाले की बात ना माने। जो आपको उकसाता है कि कानून तोड़ दो, उसकी आप सारी उम्र जिदोजहद करें, मैं कर रहा हूं ना जिदोजहद, आपके सामने हूं ना। मैंने कानून अब तो नहीं कोई तोड़ा अभी तक, मैं टीवी पे बैठ के भी किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाता, मुझे पता है मुझ पे किन लोगों ने हमला करवाया, लेकिन मैं जब तक मेरे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं होगा मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो ये लोगों को भी ये चाहिए कि अवाम को, खासतौर पर मीडिया को, अवाम को ये बताना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने हकूक के लिए जिदोजहद करें, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए हमें अपने हकूक के लिए बात करने से, लेकिन कानून के दायरे में रह के पुरअमन तरीके से, तशद्दुद पर उकसाए बगैर, और सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी के घर पे हमला करना चाहिए। हम इतराज क्या कर रहे हैं हुकूमतों पे, मुख्तलिफ हुकूमतों पे, कि हमारे घर पे हमला करते हैं, हमें उठा के ले जाते हैं, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, यही हम इतराज कर रहे हैं ना। तो लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई मौका आया, हम भी उनके घरों पे हमले कर दें, हम भी उनका सामान उठा के ले जाएं, तो फिर हमारी अखलाकी बर्तरी किधर गई? तो ये हम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और इन ऐसे लीडरों की, मौका परस्त लीडरों की वजह से करते हैं, जिन्होंने सारी उम्र इक़्तिदार में रहना है। शेख रशीद पता नहीं कहता मैं 8 दफा वजीर आजम बनाऊं, और भाई सॉरी वजीर बनाऊं, तो भाई और क्या चाहिए जिंदगी में इससे इससे ज्यादा तुम्हें? फिर एक क्यों बच्चों को जेल जब भिजवा पास दिया? बच्चों को बताते हैं कि यार साहब नाराज हो जाएंगे, उन्हीं का नाम आ रहा है, सब ऐसे ही करते हैं। नवाज शरीफ साहब सारे ही हैं, फर्क तो बुखारी भी साहब ऐसे ही है ना। 4 साल बाहर गए, फिर आके विजयजम के लिए सारे मामला हो रहे हैं। सर बस आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे हैं। एक तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार आप देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 3 साल बाद यही एंकर्स बैठकर बोलेंगे प्रेशर था, हमें भिजवाया गया, किया गया? आज तो ये भी खुद कह रहे हैं जी मेरी ड्यूटी है और मेरी स्टोरी है। कल तक ये स्टोरी पर कायम ही रहेंगे या तब भी पासा पलट जाएगा? देखिए, ये फिर मैं र्यूमर मॉन्गरिंग करूंगा अगर मैं कहूंगा कि 3 साल बाद क्या होगा।
किसी ने नहीं देखा। हालात पाकिस्तान में तो सुबह और होते हैं, शाम को और होते हैं, रात को और होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, ये जो साइकिल है ये टूट जाए और हम बेहतरी की तरफ चले, हम आगे बढ़ें। हम बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया में, और अपने रीजन में हम बहुत पीछे रह गए हैं। माशी तरक्की में हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा है। ये बुनियादी मसाइल हल होंगे तो हम कुछ और कर पाएंगे, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का किरदार फिल वक्त। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार फिल वक्त बहुत ज़्यादा है और ये कम होना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, पूरी दुनिया में होती है। मॉडर्न स्टेट इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चलती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून में जो उनका कंडक्ट लिख दिया गया है उससे बाहर नहीं आना चाहिए, उस दायरा कार में रहना चाहिए, और आप देखेंगे कि मुल्क तरक्की करेगा। फिर बस आखिर में कमेंट कर दें, क्विकली कमेंट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो आर्गुमेंट्स आए, फैसले में कुछ चीजें लिखी गई मीडिया के हवाले से खासकर, वो कोई डिक्टेशन के जुमरे में तो नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करिए कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। देखिए, ये अल्फाज का चुनाव हमारा बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिट्रेटर है, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। कल जी उन्होंने ये फैसला भी तो दिया ना कि सदर ममलकत से जाके आप जी मशवरा करें इलेक्शन कमीशन को। तो उन्होंने दोनों काम किए हैं। तो अगर एक काम हम सही समझ रहे हैं कि उन्होंने सही फैसला कर दिया, तो दूसरा फैसला भी जो किया है उसके पीछे बैकग्राउंड इतनी ज्यादा, मैंने आपको शुरू का हमारा सारा पार्ट उसी बैकग्राउंड पे था कि हमने, देखिए, मीडिया का एक हमें जो सिखाया गया था, मैंने 30 साल से मीडिया में हूँ, 30 से भी ज्यादा हो गए। एक लफ्ज सिखाया गया था, साख, क्रेडिबिलिटी। मीडिया सिर्फ एक चीज पे चलता है, क्रेडिबिलिटी पे। एक्यूरेट होंगे हम तो हमारी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और मीडिया ने पिछले कई सालों में ये काम नहीं किया है, एक्यूरेसी पे तवज्जो नहीं दी। हमारी खबर रोजाना बाउंस होती है, हम अगले दिन उसी डेट बन के टाई लगा के कोट पहन के फिर आगे बैठ जाते हैं और पक्का मुंह बना के नई रीमर मॉन्गरिंग शुरू कर देते हैं। ये मुनासिब नहीं, इससे क्रेडिबिलिटी खराब होती है। उसकी वजह से फिर अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे। हमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो ठीक करनी चाहिए ना, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम परफेक्ट तो नहीं है मीडिया वाले। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे, हमें इस तरह फैसले आएंगे और हमें वो फैसले मानने भी पड़ेंगे पहले किस्मती से, वरना डंडा आएगा। शॉर्ट। अबसार सब सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।